अर्थशास्त्रीय सांख्यिकी का महत्व चल रहा था। पार्ट 2 में हमने अर्थशास्त्रीय सांख्यिकी के महत्व को 3 बिंदुओं के द्वारा समझा, जिसके अंदर पहला बिंदु ये था कि संख्यात्मक अर्थशास्त्र सांख्यिकी जो है परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करता है। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय की तुलना भी सांख्यिकी के माध्यम से की जाती है, इसलिए अर्थशास्त्र सांख्यिकी का बहुत ही उपयोग है। तीसरी चीज हमने पढ़ी बच्चों कि कारण संबंधों को ज्ञात करने का कार्य भी अर्थशास्त्री सांख्यिकी करता है, इसलिए सांख्यिकी का महत्व आज की युग में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अब हम अपना दूसरी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अर्थशास्त्र सांख्यिकी के महत्व को आगे बढ़ाते हुए छोटे बिंदुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण, इसके अंदर हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या यूज है, इसमें ये पूछ रहा है। सबसे पहली बात हम करें तो आर्थिक सिद्धांत क्या है, इसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक सिद्धांत क्या है। इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए कि सबसे पहले हम अध्ययन करें कि आर्थिक सिद्धांत क्या है, जिसमें सांख्यिकी का महत्व जो है बरकरार है। इसी चीज को बताते हुए लिखेंगे कि यह संख्यात्मक आंकड़ों की आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में चलिए हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सिद्धांत क्या है। ये चीज बता रहे हैं संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थापित संख्यात्मक संबंध है। स्थापित संख्यात्मक संबंध है। जो साथ में ये जो आर्थिक महत्व के जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत
संबंध मांग से विपरीत संबंध एक पूर्व निर्धारित स्थापित संबंध है। देखिए बच्चों, आर्थिक सिद्धांत क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध एक पूर्व स्थापित संबंध है। इनके पहले से ही ये सिद्धांत चलता आ रहा है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मात्रा बढ़ती है, इसीलिए यह आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। इसलिए यह आर्थिक सिद्धांत का एक आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। साथ ही में जो इसके लिख सकते हैं क्या सिद्धांतों या मॉडल का निर्माण या सिद्धांतों या मॉडल का निर्माण या सिद्धांतों या मॉडल का निर्माण संख्यात्मक प्रयोग के बिना संभव है। संख्यात्मक प्रयोग के बिना संभव है। यही चीज बता रहे हैं कि नहीं संभव है, नहीं यह संभव नहीं, यह संभव नहीं। कहने का तात्पर्य बच्चों कि आर्थिक सिद्धांत यानी कि सिद्धांत जिनकी पूर्व स्थापित संचार जो पहले से ही बने होते हैं, नियम बने होते हैं। आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण यही चीज बता रहा है। सामग्री में आर्थिक सिद्धांत है क्या, जिस प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में कमी आती है, लेकिन कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, ये सिद्धांत पहले से ही निर्धारित होता है। और इसीलिए आर्थिक सिद्धांत का ये भाग है कि वस्तु का जो हम कि ये जो सिद्धांत या मॉडल का हम निर्माण करें संख्यात्मक प्रयोग के बिना वो संभव नहीं होता है। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं बच्चों उदाहरण की सहायता से कि आर्थिक सिद्धांत क्या है। हमने समझा कि संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम आर्थिक मॉडल या आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं जो अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को आगे बढ़ाकर पांचवा पॉइंट लिखेंगे, मुद्दा को लेंगे आप कोर्स करके पांचवा पॉइंट लिखेंगे पांचवा पॉइंट में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व में
लेकिन सांख्यिकी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का यहाँ भी इम्पोर्टेंट रोल है कि सांख्यिकी जो है पहले से ही पूर्व आधारित तथ्यों पर आधारित होती है। सांख्यिकी के अंतर्गत हम आंकड़ों को एकत्रित करके आर्थिक भविष्यवाणी के सुझाव या आर्थिक भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व है। देखिए अर्थशास्त्रीय संरचनात्मक अध्ययनों के द्वारा अर्थशास्त्री संरचनात्मक अध्ययनों के द्वारा अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी से क्या अभिप्राय है उसको नीचे समझाया। भविष्यवाणी से यह भविष्यवाणी से यह अभिप्राय है कि क्या अभिप्राय है? किसी ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी करने से नहीं है। भविष्यवाणी से यह हमारा अभिप्राय किसी ज्योतिषी की तरह कहने का मतलब भविष्यवाणी यानी कि किसी ज्योतिषी की तरह नहीं, हम अध्ययन के आधार पर बताते हैं भविष्यवाणी करने से नहीं। भविष्यवाणी करने से नहीं है। साथ में से लिख सकते हैं इसके अभिप्राय है आर्थिक महत्व की। इससे अभिप्राय आर्थिक महत्व की कुछ ऐसी घटनाओं आर्थिक महत्व की कुछ ऐसी घटनाओं में भविष्य में होने वाली परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करने से कहने का तात्पर्य बच्चों अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी से हमारा अभिप्राय किसी ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी करने से नहीं है। इससे अभिप्राय आर्थिक महत्व की कुछ ऐसी घटनाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करने से है। यही चीज बता रहे हो जो आप मुद्दा मेरे साथ
उदाहरण के लिए बता सकते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में कीमत स्तर के विभिन्न वर्षों के कीमत स्तर के विभिन्न वर्षों के कीमत स्तर के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद व्यवहार का अध्ययन करने के बाद, लेकिन विभिन्न वर्षों के कीमत स्तर के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद अर्थशास्त्री यह संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कहने का मतलब ज्योतिषी की तरह नहीं करते हैं, भविष्यवाणी संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में कीमत स्तर इम्पोर्टेंट हो बच्चों कि भविष्य में कीमत स्तर की क्या प्रवृत्ति कीमत स्तर की क्या प्रवृत्ति होने की संभावना है, होने की संभावना है। कहने का मतलब अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा ही भविष्यवाणी करते हैं। जब संख्यात्मक अध्ययन होते हैं बच्चों, तो वह तथ्य जो है वो बिल्कुल वास्तविक होते हैं, एक्चुअल होते हैं, उन्हीं के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी से हमारा अभिप्राय ज्योतिष की तरह नहीं है भविष्य का अनुमान करना। इससे अभिप्राय आर्थिक न्याय की कुछ ऐसी घटनाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करने से, जो आर्थिक महत्व की कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है और उसके संबंध में जो परिवर्तन हुए उनके विचारों को प्रकट करने से। उदाहरण में ये बताया कि विभिन्न वर्षों के कीमत स्तर के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद अर्थशास्त्री या संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में कीमत स्तर की क्या प्रवृत्ति होने की संभावना है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिकता है बहुत ज्यादा है। इसके द्वारा हम भविष्य में आने वाली भविष्य में आने वाली समस्याओं, के संबंध में तैयार करने में सहायता होती है। संबंध में तैयार रखने में सहायता
निकली है। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक भविष्यवाणी जो हम कर रहे हैं बच्चों, उसके संबंध में कोई भी समस्या होने वाली है, उसके संबंध में भी ये पूर्वानुमान, जब हम तत्वों का अध्ययन करते हैं उनके पूर्वानुमान, उनकी समस्याओं का अध्ययन, निष्कर्ष निकालने के बाद हम उस समस्याओं को सुलझाने में भी तैयार रहने में सांख्यिकी से ही हमें सहायता मिलती है। तो अर्थशास्त्र की सांख्यिकी का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब नोट डाउन कर लीजिए। छठा पॉइंट लिखेंगे, छठे पॉइंट में हम लिख सकते हैं नीतियों का निर्माण, सांख्यिकी नीतियों के का निर्माण। ठीक है बच्चों, हम सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट्स को एक उदाहरण की सहायता से आपको समझा रहे हैं। उदाहरण के द्वारा आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से और प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं। इसमें लिखेंगे नीतियों का निर्माण एक व्युत्पन्न सांख्यिकी अध्ययन के द्वारा ये मंत्री सांख्यिकी के द्वारा ही, देखिए आय और व्यय का ब्यौरा यानी स्टेटमेंट तैयार करता है इसके द्वारा सांख्यिकी के माध्यम से। एक मंत्री सांख्यिकी के द्वारा ही अध्ययन करके सरकार की अध्ययन करके सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत, आय में वृद्धि के स्रोत, कहने का तात्पर्य वित्त मंत्री सांख्यिकी के द्वारा ही अध्ययन करके सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या कमी, या क्योंकि दोनों चीज सरकार की वित्त मंत्री की सांख्यिकी के आंकड़ों के अध्ययन के द्वारा ही ये चीज समझाता है। तो एक वित्त मंत्री सांख्यिकी के द्वारा के अध्ययन करके सरकार की आय में वृद्धि या कमी करने के संबंध में निर्णय लेते हैं। करने के संबंध में निर्णय लेते हैं। कहने का मतलब निर्णय किनके आधार पर लिए जा रहे हैं, नीति का निर्माण किनके आधार पर लिया जा रहा है बच्चों, सांख्यिकी के आधार पर। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर की आंकड़ों के आधार पर ही अपने आय में वृद्धि करके, करों में वृद्धि या कमी करके उन स्रोतों का पता लगा करके, संबंध को, उन स्रोतों को पता लगा करके उनमें वृद्धि या कमी करने के संबंध में
लेते हैं। तो नीतियों का निर्माण में भी सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस सकते हैं बच्चों को वित्त मंत्री सांख्यिकी अन्वेषकों द्वारा वित्त मंत्री सांख्यिकी के अन्वेषकों के द्वारा ही इसके द्वारा सांख्यिकी अन्वेषकों के द्वारा ही लोगों द्वारा कर देने की क्षमता लोगों द्वारा कर देने की क्षमता कर देने की क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, एक वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी सांख्यिकी के माध्यम से ही उनके एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ही अपना निर्णय लेते हैं। उनके द्वारा ही अध्ययन करके सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि करनी है या कमी करनी है, उस संबंध में निर्णय लेते हैं। वित्त मंत्री सांख्यिकी अन्वेषकों के द्वारा ही लोगों द्वारा कर देने कर यहाँ क्या है टैक्स कर देना क्या है यहाँ पे टैक्स कर देने की क्षमता के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जिसके साथ लिखेंगे इसी के आधार पर वे करों की दर सरकार निर्धारित करते हैं। वे इसी के आधार पर वे करों की दर इस प्रकार निर्धारित करते हैं निर्धारित करते हैं कि अधिकतम संभव आय की अधिकतम संभव आय प्राप्त करने के लिए संभव आय करने के लिए अधिकतम संभव आय प्राप्त करने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। लोगों को त्याग करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि नीतियों का निर्माण करने में भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा महत्व है। एक वित्त मंत्री सांख्यिकी के द्वारा ही अध्ययन करके सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या कमी करने के संबंध में निर्णय लेते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा ही सांख्यिकी अन्वेषकों के द्वारा लोगों को कर देने की क्षमता के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और हम कह सकते हैं कि इसी के आधार पर वे करों की दर इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि उनकी अधिकतम संभावित आय कितनी संभावित आय प्राप्त करने के लिए लोगों को कितना कर देना पड़ेगा या कितना त्याग करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं
कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों। बढ़ने के फलस्वरूप नई नई तकनीकों का इसके अंतर्गत जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसी तरह से सांख्यिकी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। सांख्यिकी एक इकोनॉमी के लिए यानी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक है जो अर्थशास्त्र में हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यानी कि हम देखें कला का उसमें यूज किया जाता है, सिद्धांतों का, नियमों का उपयोग का अर्थशास्त्र में पढ़ते ही हैं। साथ में इनके व्यवहारों का जो अध्ययन है वो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सांख्यिकी का बहुत महत्व है। तो हमने ये देखा कि संख्यात्मक जो सांख्यिकी है केवल परिमाणात्मक अभिव्यक्ति नहीं करती है, अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय की तुलना भी करती है, और साथ में सांख्यिकी के सिद्धांत या आर्थिक मॉडलों का भी निर्माण करती है। दूसरी चीज है कि इसके अंतर्गत हमने कारण परिणामों के संबंधों की भी व्यक्ति करती है, और नीतियों के निर्माण में भी आपके सामने ये एक चीज हो जा रहा है कि नीतियां यानी कि नियमों का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, सांख्यिकी करने में। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों। इसका एक बिंदु रह गया है, तो उदाहरण की सहायता से हमने अगले वीडियो में पार्ट 4 में आपको इसको कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए आप इसको लिखें, नोट डाउन करें अपने हर बिंदु को, साथ साथ लिखते जाएं, वीडियो पोस्ट करें और अपना काम कंप्लीट करते रहें बच्चों। तो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी को उसमें समझाया जा रहा है। तब तक के लिए बच्चों